का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने ये कॉरपोरेशंस के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है स्कूल में हमें रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन गिरोह की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक के हिसाब से ये एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी थी, जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट देता था। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे। वो तो रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए जमाना हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। मैं अक्सर अब भी लोगों को कहते सुनता हूं, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। ये अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटने की रॉबिन हुड फंतासी गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे दुखदाई साबित हुई है। इसी रॉबिन हुड आदर्श की वजह से मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों के कल्याण के लिए पैसे तो मध्यम वर्ग देता है, खास तौर पर उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी खुद को टैक्स के इतिहास का विशेषज्ञ मानते थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया कि इंग्लैंड या अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध का खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति बस ऐलान कर देता था और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटेन में सन 1799 से सन 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में सन 1861 से सन 1865 तक हुए गृहयुद्ध के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। सन 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। सन 1913 में अमेरिकी संविधान के 16वें संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में भी स्थायी हो गया। एक जमाने में अमेरिकी टैक्स विरोधी थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने की वजह से ही बॉस्टन हार्बर की मशहूर टी पार्टी वाली घटना हुई, जिसने क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी दी। नियमित इनकम टैक्स का विचार जनता के गले उतारने में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही लगभग 50 साल का समय लग गया। उन ऐतिहासिक तारीखों से हमें यह पता नहीं चलता कि ये दोनों टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं ये बात कभी ना भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्यक लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और यह संवैधानिक रूप से कानून बन गया। हालांकि इसका इरादा अमीरों को सजा देना था, लेकिन अंततः ये उन्हीं लोगों के लिए सजा बन गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो इसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वो सरकारी अफसर हैं और मैं पूंजीपति हूं। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता को तौलने के तराजू भी अलग अलग हैं। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे मिलते हैं। वो जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, उनका संगठन उतना ही ज्यादा बड़ा बनता है। सरकार में बड़े संगठन को सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर अपनी कंपनी में मैं जितने कम लोगों को नियुक्त करता हूं और जितने कम पैसे खर्च करता हूं, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं सरकारी लोगों को पसंद नहीं करता। प्रायः उनके लक्ष्य कारोबारी लोगों से भिन्न होते हैं।
जब सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें तनख्वाह देने के लिए पहले से ज्यादा टैक्स डॉलर्स की जरूरत होती है। मेरे शिक्षित डैडी सचमुच मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एफ कैनेडी बहुत पसंद थे, खास तौर पर पीस कॉर्प का विचार। वो इस विचार को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प के लिए काम करते थे तथा मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वो हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट बढ़वाने की कोशिश करते थे ताकि वो अधिक लोगों को नियुक्त कर सकें, शिक्षा विभाग की नौकरी में भी और पीस कॉर्प में भी। जब मैं 10 साल का था तभी से अमीर डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है। लगभग तभी से मेरे गरीब डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिन्हें सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में उपयुक्त तर्क दिए जा सकते थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि शहर के बहुत बड़े पूंजीपति के लिए काम करने के बाद एक ऐसे पिता के पास लौटूं जो एक शीर्ष सरकारी अफसर थे। ये तय करना आसान नहीं था कि किस डैडी की बात पर यकीन किया जाए। लेकिन जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा था, टैक्स सिर्फ इसलिए लागू हो पाए क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में यकीन करती थी। अमीरों से छीनो और बाकी सब में बांट दो। समस्या ये थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से ये नीचे खिसकने लगे। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा क्योंकि वो उन्हीं नियमों के हिसाब से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। अमीर लोग कॉरपोरेशंस के बारे में जानते थे जो समुद्री जहाजों के दिनों में लोकप्रिय थे। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा में संपत्ति के अपने जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशंस का उपयोग करते थे। हर समुद्री यात्रा के लिए अमीर लोग अपना पैसा एक कॉरपोरेशन में डाल देते थे। फिर कॉरपोरेशन खजाने की तलाश में नए संसार की यात्रा करने के लिए जहाजियों को नियुक्त करते थे। अगर जहाज डूब जाता था तो जहाजियों की जान चली जाती थी, लेकिन अमीरों को सिर्फ उतने ही पैसे का नुकसान होता था जितना उन्होंने उस खास समुद्री यात्रा में निवेश किया था। अब ये रेखाचित्र दर्शाता है कि कॉरपोरेट तंत्र किस प्रकार आपके व्यक्तिगत इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर रहता है। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र के ज्ञान की बदौलत अमीर लोग दरअसल गरीबों व मध्य वर्ग से बहुत अधिक लाभप्रद स्थिति में रहते हैं। चूंकि मुझे 2 डैडियों, एक समाजवादी और दूसरे पूंजीपति ने शिक्षा दी थी, इसलिए मुझे जल्द ही यह एहसास होने लगा कि पूंजीपति के दर्शन में ज्यादा आर्थिक समझदारी नजर आती है। मुझे ऐसा लगा कि वित्तीय शिक्षा की कमी के चलते समाजवादी अंततः खुद को ही सजा देते हैं। चाहे अमीरों से छीन लो के नारे लगाने वाली भीड़ कितने भी जतन कर ले, अमीर लोग हमेशा उसे हराने का कोई ना कोई तरीका खोज लेते थे। इसी कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स लगे। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुराई सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वो पैसे की शक्ति को समझते थे, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग को किस तरह हराया? अमीरों से छीन लो। टैक्स जब एक बार पारित हो गया तो सरकारी तिजोरी में पैसा आने लगा। शुरुआत में लोग इस बात से खुश हुए और पैसा सरकारी कर्मचारियों के पास ये नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास ये उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी अनुबंधों से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन समस्या उसके वित्तीय प्रबंधन की थी। हर सरकारी विभाग का लक्ष्य होता है कि उसे जो पैसा आवंटित किया गया है वो बचना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा खर्च होना चाहिए। अगर आप अपनी आवंटित राशि खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगले बजट में इसके कम होने का जोखिम रहता है। ऐसा होने पर आपको निश्चित रूप से कार्यकुशल नहीं माना जाता। दूसरी ओर पैसे बचाने के लिए कारोबारी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है।
जब बढ़ते सरकारी खर्च का ये चक्र जारी रहा तो पैसे की मांग बढ़ गई और अमीरों पर टैक्स लगाओ के विचार को थोड़ा बदला गया और इसमें कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया। एक वक्त ऐसा आया जब इसमें वही लोग शामिल हो गए जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, यानी गरीब और मध्यम वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने इससे बचने का तरीका खोजने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग किया। वो कॉरपोरेशन की शरण में गए। जिन लोगों ने कभी कोई कॉरपोरेशन नहीं बनाया, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि दरअसल कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉरपोरेशन सिर्फ एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज रहते हैं जो किसी वकील के ऑफिस में रखा रहता है और राज्य सरकार की किसी एजेंसी में पंजीकृत होता है। ये कोई बड़ी इमारत, फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बिना आत्मा वाला एक कानूनी शरीर बनाता है। इसका उपयोग करने से अमीरों की दौलत एक बार फिर सुरक्षित हो गई। कॉरपोरेशन इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दरों से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। अमीरों और गरीबों के बीच की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जब भी और जहां भी कानून बनाए जाते हैं, ये युद्ध लड़ा जाता है और ये अनंत काल तक चलेगा। समस्या ये है कि इसमें जो लोग हारते हैं वो अज्ञानी होते हैं। वो जो हर दिन सुबह उठते हैं, नौकरी में मेहनत करने चले जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं। अगर वो बस इतना समझ लें कि अमीर लोग किस तरह खेलते हैं, तो वो भी इसे उसी तरह खेल सकते हैं। फिर वो भी पैसे की तंगी से आज़ाद होकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार सिहर जाता हूं जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चे को ये सलाह देते हुए सुनता हूं कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस व्यक्ति के पास पैसे की समझ या वित्तीय शिक्षा नहीं है, वो किसी सूरत में नहीं बच सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। आज अमेरिका का आम कर्मचारी सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार की खातिर 5-6 महीने काम करता है। मेरी राय में ये बहुत लंबा समय है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अमीरों से छीन लो का विचार उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट किया था। जब भी लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप उसे सहन नहीं करते हैं, वो पलट कर वार करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और संकल्प होता है जिसके दम पर वो परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वो बस चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके बजाय वो अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके तलाशते हैं। इसके लिए वो चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वो राजनेताओं को राजी करते हैं कि वो या तो कानून बदलें या फिर कानूनी छिद्र छोड़ें। परिस्थितियां बदलने के लिए वो अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन उन्हें खोजते सिर्फ अमीर लोग ही हैं, क्योंकि वो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1031 का मतलब है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वो उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। रियल एस्टेट एक ऐसी पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून के तहत दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा देते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी बाह में सरकारी सुइयों को लगने देते हैं तथा रक्तदान चलने देते हैं। आज
मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या देखकर लगातार सदमे में रहता हूं, जिसका कारण सिर्फ ये है कि वो सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका कारोबार किसी सरकारी गलती की वजह से बंद और तबाह हो गया। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन इस डर से बचने के लिए अगर आप जनवरी से मई तक काम करने की कीमत चुकाते हैं तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा कीमत है। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर लड़ाई नहीं की, मेरे अमीर डैडी ने भी नहीं की। उन्होंने तो बस खेल को ज्यादा चतुराई से खेला और उन्होंने ये कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको वो पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर डैडी से सीखा था। उस वक्त मैं 9 साल का था और उनके बुलावे का इंतजार कर रहा था। मैं उनके ऑफिस में बैठा रहा और उनके बुलाने का इंतजार करता रहा। वो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति पहचान लूं। वो चाहते थे कि मेरे मन में भी किसी दिन उतना ही शक्तिशाली बनने की इच्छा जागे जितने वर्ष मैंने उनसे सीखा और अध्ययन किया। वो मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि ज्ञान ही शक्ति है। पैसे के साथ जो भारी शक्ति आती है उसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार याद दिलाते थे कि सबसे ज्यादा डरावना आदमी बॉस या सुपरवाइजर नहीं बल्कि टैक्स विभाग होता है। अगर आप प्रतिरोध नहीं करेंगे तो टैक्स विभाग आपसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करेगा। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कराने का पहला सबक शक्ति के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। एक बार जब हमें यह ज्ञान मिल गया कि पैसे के हमारे लिए काम करने में कितनी शक्ति है, तो इसके बाद वो चाहते थे कि हम वित्तीय दृष्टि से चतुर बने और किसी चीज या व्यक्ति को खुद को धक्के मारने की अनुमति न दें। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आपको ज्ञान है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का अवसर है। इसीलिए वो चतुर टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतने पैसे देते थे। सरकार को टैक्स देने के बजाय इन दोनों को पैसे देना सस्ता पड़ता था। उनका मुझे सिखाया सबसे अच्छा सबक यह था, चतुर बनो ताकि कोई तुम्हें इधर उधर धक्के न मार सके। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक थे, और इसलिए भी क्योंकि कानून की जानकारी न होना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप पलटकर लड़ने से नहीं घबराते हैं, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मैरीमैन गिरोह से लड़ रहे हों। मेरे उच्च शिक्षित डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी बड़े कॉरपोरेशन में कोई अच्छी नौकरी खोजूं। वो कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने के लाभ गिनाते थे। वो ये नहीं समझते थे कि कंपनी के कर्मचारी की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहकर मैं एक आज्ञाकारी गाय बन जाऊंगा जिसका जो चाहे दूध निकाल सकता है। जब मैंने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वो बस हंस दिए। उन्होंने इतना ही कहा, क्यों ना सीढ़ी के मालिक बन जाओ। बचपन में मुझे ये समझ में नहीं आया था कि खुद के कॉरपोरेशन का मालिक बनने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। ये एक ऐसा विचार था जो असंभव और भयावह लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, लेकिन मेरी अनुभवहीनता मुझे ये कल्पना नहीं करने दे रही थी कि किसी दिन वयस्क लोग मेरी बनाई हुई कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर मेरे अमीर डैडी नहीं होते तो मैं शायद अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर ही चलता। अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। 15-16 साल की उम्र में ही मैंने जान लिया था कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिसकी सलाह मेरे शिक्षित डैडी देते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा जिसमें मेरे अधिकतर सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मेरी उम्र 25 के आसपास हुई
तब मुझे अमीर डैडी की सलाह में ज्यादा समझदारी नजर आने लगी। उस वक्त मैं मरीन कॉर्प से बाहर निकलकर ज़ेरॉक्स में काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी मैं अपने वेतन को देखता था मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां बहुत ज्यादा होती थीं और मैं जितनी ज्यादा मेहनत करता था वो उतनी ही बढ़ती जाती थी। जब मैं ज्यादा सफल हुआ तो मेरे बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगे। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने कानों में अमीर डैडी की आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? सन 1974 में जब मैं ज़ेरॉक्स का कर्मचारी था, तभी मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैंने संकल्प ले लिया था कि इस कॉलम को ज्यादा बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की बरसों तक दी गई सलाह में ज्यादा समझदारी दिखने लगी थी। अब मैं देख सकता था कि अगर मैं अपने शिक्षक डैडी की सलाह पर चला तो मेरा भविष्य क्या और कैसा होगा। कई नियोक्ता महसूस करते हैं कि अगर उनके कर्मचारी उनके खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो ये उनके कारोबार के लिए बुरा होगा, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा हुआ। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने और संपत्तियां बनाने पर ध्यान एकाग्र करने से मैं बेहतर कर्मचारी बन गया, क्योंकि अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आता था और मेहनत से काम करता था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस वक्त भाव तेजी से बढ़ रहे थे और भारी दौलत कमाने की संभावनाएं मौजूद थीं। मुझे जितना ज्यादा एहसास हुआ कि हम भारी आर्थिक तरक्की की शुरुआती अवस्था में हैं, मैंने उतनी ही ज्यादा ज़ेरॉक्स मशीनें बेचीं। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेचीं, मैंने उतने ही अधिक पैसे कमाए और जाहिर है मेरे वेतन से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुईं। ये प्रेरक था। कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं इतनी बुरी तरह बेताब था कि मैंने और ज्यादा मेहनत की ताकि मैं अधिक निवेश कर सकूं। सन 1978 तक मैं लगातार कंपनी के 5 शीर्षस्थ सेल्स पीपल में से एक बन गया था। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से बेताब था। 3 साल से भी कम समय में हाल ये हो गया कि मुझे ज़ेरॉक्स में जितनी कमाई हो रही थी उससे ज्यादा अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से हो रही थी। अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में मैं जो पैसा बना रहा था वो मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फोटोकॉपियर बेचने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्द ही मेरी जायदाद से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली पॉर्श कार खरीद कर दी। ज़ेरॉक्स के बाकी सेल्स पीपल को लगा कि मैं अपने कमीशन खर्च कर रहा हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशन का निवेश संपत्तियों वाले कॉलम में कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था।
मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था। ज्यादा कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपने बॉस को एक नई पोर्श कार खरीद कर दे दी, वो भी टैक्स चुकाने से पहले के डॉलर से। मैं जेरोक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी और मेरी पोर्श कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे उनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सफल हुआ। ये उस बेहतरीन वित्तीय ज्ञान के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी के सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय आईक्यू कहता हूं, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूं कि वो मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें। मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि वित्तीय आईक्यू में विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो ये एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरा, निवेश। निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वो रणनीतियां और फॉर्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। तीसरा, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नजर आती है या नहीं। चौथा, कानून। अकाउंटिंग निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यताओं के समर्थन से कॉरपोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है, वो किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय मालिक से ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है। इसमें उतना ही अंतर होता है जितना कि किसी चलने वाले और उड़ने वाले के बीच होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। टैक्स लाभ। कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। ये विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है खर्च करता है, और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। ये टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। मिसाल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशंस मनाने के लिए हवाई जाते हैं और वहीं बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब सदस्यताएं कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्तरां में लिए गए ज्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन ये सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। हर कोई आपकी मेहनत से फायदा उठाना चाहता है। अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी ज्यादातर दौलत कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर व्यक्ति पर दावा ठोंकता है तो उसे पता चलता है कि वो कानूनी कवच पहने हैं और दरअसल किसी भी चीज का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते हैं।
गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वो सरकार या अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथ ही नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने ये रॉबिन हुड की कहानी में सीखा था, अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। कॉरपोरेशन खड़ा करने का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्तियों के मालिक हों तो जल्दी से जल्दी किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो विस्तार से इसके फायदे बताएंगी और कॉरपोरेशन गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देंगी। गैरेट सदन की पुस्तकें व्यक्तिगत कॉरपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती हैं। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योजनाओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो संक्षेप में समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में इसको समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक और कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जब बचता है तो टैक्स चुकाते हैं। वहीं कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है वो खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कॉरपोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। अध्ययन सत्र अध्याय 4 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। सार, कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को पैसे देता था। अमीर डैडी की ये धारणा नहीं थी, वो रॉबिन हुड को अपराधी कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह मध्यम वर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था, केवल युद्ध जैसी चीजों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। सन 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वो भूमि जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी, वहां सन 1913 में 16वें संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्यक लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः ये उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वो और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वो अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन को ज्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम खर्च करते थे, उनके निवेशक उनका उतना ही ज्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच ये विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने और रॉबर्ट की मां ने पीस कॉप में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। ज्यादा लोगों को नियुक्त करने के लिए वो हमेशा ज्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे।
रॉबर्ट के लिए ये एक चुनौती थी कि वो शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करें और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाएं। किस डैडी पर भरोसा किया जाए ये जानना आसान नहीं था, लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और वहां से ये नीचे की ओर खिसकता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा, क्योंकि वो अलग नियमों से खेलते हैं। कॉरपोरेशंस जो समुद्री जहाजों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श ये है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो ये जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज्यादा टैक्सों की जरूरत पड़ी, इस बार मध्यम वर्ग और अंततः गरीबों पर। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। ये दरअसल कोई चीज नहीं होती, ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वो समझ सकें कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। समस्या ये है कि आप किसी नौकरी में जितनी ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अंततः उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हों, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर वो उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले तो। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं उठाते, वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वो उन्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ वो भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर छकाता रहता है। टैक्स अधिकारी वो दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज्यादा ले लेगा, बशर्ते आप उसे लेने दें। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दें। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फायदा होता है, क्योंकि ये सरकार को टैक्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। कानून न जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वो मरीन कॉर्प से बाहर निकले और जेरोक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से कितना ज्यादा टैक्स कट जाता है। इससे वो 1974 में अपना पहला कॉरपोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वो रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिकाधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित हुए। वो जेरोक्स के शीर्ष सेल्स पीपल में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वो अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना जेरोक्स में काम करके नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पोर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही थी। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वो कम उम्र में ही उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए और वो यही करने में दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय बुद्धि से ही ये संभव होता है।
ये 4 चीजों से बनती है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता और किसी व्यवसाय की शक्तियों तथा कमजोरियों का आकलन करने की योग्यता। निवेश, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और रणनीतियां। बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियां। और बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियां। और कानून, टैक्स लाभ तथा सुरक्षाएं। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉरपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर ये बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉरपोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती हैं। कॉरपोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती हैं और अक्सर ये पता चलता है कि वो दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज का स्वामी नहीं है। वो हर चीज को नियंत्रित करते हैं लेकिन किसी चीज के स्वामी नहीं होते। जो लोग वैध संपत्तियों के स्वामी हैं, रॉबर्ट उनसे कॉरपोरेशन के लाभों तथा सुरक्षाओं के बारे में ज्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तकें सहायता कर सकती हैं। सारांश में, कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक पहला कमाते हैं, दूसरा खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। वो कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या संख्याएं पढ़ने की योग्यता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं उतनी ही ज्यादा सटीकता की आवश्यकता होती है, वरना मकान भरभरा कर गिर जाता है। दाएं गोलार्ध का पल। निवेश पैसा पैसे को बनाता है का विज्ञान है। इसमें रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है जो मस्तिष्क के सृजनात्मक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन पल। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। आपको किसी निवेश के फंडामेंटल या आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावना से संचालित होते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे कॉरपोरेशनों के जरिए खेला। अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य। वास्तविकता यह है कि अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगता है। ये तो मध्यम वर्ग है जो गरीबों के लिए भुगतान करता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। हर बार जब लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप नहीं मान जाते, वो प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास परिस्थितियों को बदलने के लिए पैसा, शक्ति और इरादा होता है। वो वहां पर चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हाथ में सौंप देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों तथा सुरक्षाओं को समझता है, वो उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है
जो एक कर्मचारी है या छोटे व्यवसाय का अकेला मालिक है। ये पैदल चलने और उड़ने जैसा फर्क होता है। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे पर जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, हर चीज खर्च करता है जो ये कर सकता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये उन सबसे बड़े टैक्स छिद्रों में से एक है जिसका उपयोग अमीर लोग करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई गई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न नंबर 1। क्या आप रॉबिन हुड के बारे में अमीर डैडी के आकलन से सहमत हैं कि वो एक अपराधी था? क्यों या क्यों नहीं? प्रश्न नंबर 2। क्या टैक्स ने सरकारी व्यय के साथ एक ज्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है? प्रश्न नंबर 3। क्या आप सोचते हैं कि मध्यम वर्ग के सदस्यों और गरीब लोगों को इस बात का एहसास है कि टैक्स का बोझ उनके कंधों पर पड़ गया है? इसके आप क्या प्रभाव देखते हैं? प्रश्न नंबर 4। आपके विश्वास पूंजीवाद के झंडे तले आते हैं या समाजवाद के? सोचने के प्रत्येक तरीके के लाभ और हानियां क्या हैं? प्रश्न नंबर 5। क्या टैक्स चुकाने से बचने के लिए अमीर कॉरपोरेशनों के लाभ का इस्तेमाल करके सही काम करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर ज्यादा लोग इस सिस्टम को बेहतर समझ लें तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 6। वो विशिष्ट तरीके कौन से हैं जिनसे आप अपनी संपत्तियों के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकते हैं? शब्दावली की परिभाषाएं। 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के खंड 1031 का लोकप्रिय रूप, जो ये अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स चुकाने में विलंब कर सकता है अगर ये इसके बदले में ज्यादा महंगी जमीन या मकान खरीद ले। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज जो बिना आत्मा के एक कानूनी शरीर बनाता है। ये कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने से अमीर की दौलत सुरक्षित रहती है। वित्तीय आईक्यू, वित्तीय बुद्धि जो वित्तीय शिक्षा के फलस्वरूप आती है। उच्च वित्तीय आईक्यू वाले लोग अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने और समझने की योग्यता जिनसे आपको किसी व्यवसाय की शक्तियों और कमजोरियों को समझने की अनुमति मिलती है। अध्याय 5। सबक 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली रात मैंने लिखने के काम से फुर्सत निकाली और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखा। उस वक्त बेल ने अपने टेलीफोन का पेटेंट कराया था और उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बहुत परेशान थे। ज्यादा बड़ी कंपनी की जरूरत महसूस होने पर वो उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वो उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में वो $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। बाकी इतिहास है। एक मल्टी बिलियन डॉलर उद्योग का उदय हुआ और AT&T नामक कंपनी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्यक्रम के ठीक बाद शाम के समाचार आ गए।
समाचारों में एक स्थानीय कंपनी में छंटनी की खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक अन्याय कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने लगभग 45 साल की उम्र का एक मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। इस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया था और वो अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों से गुजारिश कर रहा था कि वो उसे मालिकों से बात करने दें ताकि वो उसे निकालने पर पुनर्विचार करें। उसने उसी समय एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि कहीं वो उसे गंवा न दे। कैमरा उसकी याचना पर केंद्रित था ताकि पूरा संसार इस दृश्य को देख ले। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया। सन 1984 से मैं सिखाने के पेशे में हूं। ये एक बेहतरीन और पुरस्कारदायक अनुभव रहा है। ये एक विचलित करने वाला पेशा भी रहा है, क्योंकि मैं हजारों लोगों को सिखा चुका हूं और मैं सभी में एक साझी बात देखता हूं, जिनमें मैं भी शामिल हूं। हम सभी में जबरदस्त क्षमताएं होती हैं और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिलता है, लेकिन एक चीज हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है। ये है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखती है जितना कि आत्मविश्वास की कमी। कई लोग दूसरों के मुकाबले इसके ज्यादा शिकार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज की डिग्रियां या अच्छे ग्रेड उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। शैक्षणिक जगत से बाहर के असल संसार में ग्रेड से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज की जरूरत होती है। मैंने इसे कई नामों से पुकारे जाते हुए सुना है। जज्बा, बहादुरी, दम, कलेजा, साहस, दुस्साहस, चालाकी, हिम्मत, लगन और दमक। इस चीज पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए, ये अंततः किसी के भविष्य पर उसके स्कूल के ग्रेड से ज्यादा असर डालती है। हम में से प्रत्येक के भीतर इन साहसिक, लगनशील और हौसले वाले चरित्रों में से एक होता है। हमारे भीतर के इस चरित्र का एक विपरीत पहलू भी होता है, जो अपने घुटने टेक सकता है और जरूरत पड़ने पर याचना भी कर सकता है। मरीन कॉर्प के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मैं अपने भीतर छिपे इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंगता से जान गया था। दोनों में से किसी को भी दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की ही जरूरत होती है। अगर डर बहुत ज्यादा प्रबल है तो प्रतिभा का दमन हो जाता है। अपनी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूं कि वो जोखिम लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति व चतुराई में बदल दें। कुछ के लिए ये कारगर होता है, जबकि बाकी डर जाते हैं। मुझे एहसास हो चुका है कि पैसों के मामले में ज्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलना चाहते हैं। मैंने ऐसे सवाल सुने हैं, जोखिम क्यों लेना? मैं अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं? मुझे वित्तीय दृष्टि से साक्षर क्यों बनना चाहिए? तो इस पर मैं जवाब देता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प रहें। आगे विशाल परिवर्तन आने वाले हैं। आने वाले वर्षों में युवा आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे कई लोग आएंगे। बिल गेट्स जैसे 100 लोग होंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल व सफल कंपनियां पूरे संसार में हर साल बनेंगी। और इसके अलावा कहीं अधिक दिवालियापन, छटनियां तथा कटौतियां भी होंगी। तो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं खुद ऐसा क्यों करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि ये जीवित रहने के लिए सबसे रोमांचक समय है। मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करूंगा। मैं तनख्वाह न बढ़ने की चिंता करने के बजाय लाखों करोड़ों डॉलर बनाने के बारे में रोमांचित होना ज्यादा पसंद करूंगा। हम आज जिस दौर में हैं, वो संसार के इतिहास में सबसे रोमांचक और अभूतपूर्व समय है। आज से कई पीढ़ियों बाद लोग पलटकर इस युग को देखकर कहेंगे कि ये कितना रोमांचकारी युग रहा होगा।
ये पुराने की मृत्यु और नए के जन्म का समय कहा जाएगा। इस युग में उथल पुथल बहुत थी, लेकिन रोमांच भी बहुत था। तो अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों पालें? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत समृद्ध बनेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा। ऐसे समय में आप कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जबकि दूसरों को अपने घिसे हुए जीवन रक्षकों से चिपके हुए देखेंगे। 300 साल पहले जमीन को दौलत माना जाता था, इसलिए जो व्यक्ति जमीन का मालिक होता था वो दौलतमंद होता था। बाद में दौलत जमीन के बजाय फैक्ट्रियों तथा उत्पादन से जुड़ गई और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। इसके साथ ही उद्योगपति दौलत का स्वामी बन गया। आज दौलत का वास सूचना या जानकारी में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज्यादा जानकारी होती है वो दौलत का स्वामी होता है। समस्या ये है कि जानकारी पूरे संसार में प्रकाश के वेग से उड़ती है। इस नई दौलत को सीमाओं या हदों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह के जमीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। परिवर्तन ज्यादा तेज और ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टी मिलियनियर्स की संख्या में भारी वृद्धि होगी, मगर ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को संघर्ष करते और अक्सर ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि परिस्थितियां पहले जैसी ही रहें, इसीलिए वो परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी नौकरियां छूटने या अपने मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि समस्या का कारण वो खुद भी हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वो विचार या कार्यशैली संपत्ति थी, वो पुराना जमाना अब जा चुका है। एक दोपहर में अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो का इस्तेमाल करके लोगों को निवेश करने का तरीका सिखा रहा था। एक महिला क्लास में अपनी सहेली को साथ लेकर आई थी। उस सहेली का हाल ही में तलाक हुआ था। स्त्री धन तय करने की प्रक्रिया में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वो अब कुछ जवाब खोज रही थी। उसकी सहेली को लगा कि शायद इस क्लास से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा गेम लोगों को यह सिखाने के लिए तैयार किया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। खेल खेलते समय वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच नकदी का प्रवाह होता है और किस तरह दौलत की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को इस बिंदु तक बढ़ाना होता है कि वो आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकलने और तीव्र मार्ग पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा मैं कह चुका हूं, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कई इससे प्रेम करते हैं और बाकी इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस महिला ने कुछ सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया। शुरुआती दौर में उसे एक खिलौना कार्ड मिला जिस पर एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वो खुश हुई, अरे वाह, मुझे नाव मिल गई। इस पर उसकी सहेली ने उसे समझाया कि संख्याएं उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे काम करती हैं। इससे वो कुंठित हो गई क्योंकि उसे गणित कभी पसंद नहीं थी। बाकी खिलाड़ियों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब उसकी सहेली ने उसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो का असली आपसी संबंध समझाया। जब उसे एहसास हुआ कि अंक कैसे काम कर रहे थे तो अचानक से उसे समझ आ गया कि उसकी नाव तो उसे जिंदा खा रही है। खेल में बाद में उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसे एक बच्चा हो गया। यह खेल उसके लिए एक भयानक अनुभव साबित हुआ। क्लास के बाद वो महिला मुझसे बोली कि उसकी सहेली बहुत विचलित हो गई है। वो क्लास में निवेश के बारे में सीखने आई थी और उसे यह विचार पसंद नहीं आया कि इतने मूर्खतापूर्ण खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या उस खेल में किसी तरह उसकी अंदरूनी झलक दिखाई देती है। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल उसकी अंदरूनी झलक दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया
और वो चली गई। सन 1984 से मैंने वो करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं जो स्कूली तंत्र नहीं करता। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक व्याख्यान देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से चिढ़ होती थी। मैं जल्दी ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। सन 1984 में मैंने खेलों और सिमुलेशंस के माध्यम से सिखाना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं साधनों पर भरोसा करता हूं। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूं कि वो खेलों को इस नजरिए से देखें कि ये उन्हें उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वो तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है जिसे खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में मुझे फोन करके ताजा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी। शांत होने के बाद वो खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने या उसके पति ने कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उनके पास बाकी तमाम चीजें थीं जिनकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वो नाराज थी क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की युवती के साथ भाग गया था, और इसलिए भी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उनके पास बहुत कम संपत्तियां थीं। उनके बीच बांटने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मजेदार तो बहुत रहा, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे उन्हें न समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसों और हिसाब किताब के काम पुरुषों के होते हैं। वो घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वो खुद पर नाराज थी कि उसे इस बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं चला कि पैसा कहां जा रहा है। साथ ही इस बारे में भी कि उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम की ही तरह संसार भी हमेशा हमें तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर्स ने मेरे पैंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पेट में उंगली गड़ाकर मुझे जानकारी दी कि पैंट नहीं सिकुड़ी है, कोई दूसरी चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो गेम इस तरह से तैयार किया गया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है और इससे आप कर्ज में आ जाते हैं तो सवाल है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं? यही इस खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को नए और विविध वित्तीय विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना। संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी चूहा दौड़ से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक वित्तीय दिमाग होता है। वो ज्यादा वित्तीय विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं और सुनियोजित जोखिम लेते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती और वो अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। हालांकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नजर आते हैं। और असली जिंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते हैं। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त है जो इस वक्त 3 नौकरियां एक साथ करता है। बरसों पहले वो सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो जिस कंपनी में वो काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था और वो था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। अब समस्या ये थी कि वो कोई बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं
वो उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह भी कम है। अब वो गुजारा करने लायक कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को ये शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असल जिंदगी में भी यही करते हैं। वो बैठे बैठे सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है, मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर वो शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो वो चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते, इसीलिए वो जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें भी बेहतरीन सौदे दिखते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। और मैंने ये भी देखा है कि लोगों को एक बेहतरीन अवसर वाला कार्ड मिलता है, वो उसे जोर से पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक बेहतरीन अवसर है। उनके पास पैसा होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, लेकिन वो उस अवसर को नहीं देख पाते जो उनकी नाक के ठीक नीचे मौजूद है। वो ये नहीं देख पाते कि ये चूहा दौड़ से बाहर निकलने की उनकी वित्तीय योजना में कैसे फिट होता है। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग बाकी सभी लोगों से ज्यादा होते हैं। जिंदगी में कभी कभार मिलने वाला अवसर ज्यादातर लोगों के ठीक सामने खड़ा होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें उसके बारे में पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। अगर अवसर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा ना हो और बैंक वाले उधार देने को तैयार ना हो, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? अगर आपका अनुमान गलत है और आपको अपनी उम्मीद के मुताबिक चीज नहीं मिलती है, तो आप किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में कैसे बदल सकते हैं? यही वित्तीय बुद्धि है। इसका संबंध इस बात से उतना नहीं है कि क्या होता है, इसका संबंध तो इस बात से है कि किसी बुरी परिस्थिति को लाखों डॉलर में बदलने के लिए आप कितने अलग अलग वित्तीय समाधान सोच सकते हैं। ये इस बारे में है कि आप पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, पैसा बचाओ और कर्ज लो। अब सवाल है कि आपको अपनी वित्तीय बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पैसे की तरह ही किस्मत भी बनाई जाती है। और अगर आप कड़ी मेहनत करने के बजाय ज्यादा खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तथा पैसा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आपकी वित्तीय बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करता है, तो आपको शायद बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। ये तो वैसा ही है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का इंतजार करें कि अगले 5 मील तक की सभी ट्रैफिक लाइट्स हरी हों। बचपन से ही अमीर डैडी ने माइक और मुझे लगातार बताया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। अमीर डैडी हमें बार बार याद दिलाते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे से पैसे ढालना शुरू किया था, तब हम धन के रहस्य के कितने करीब आ गए थे। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो कहते थे, अमीर लोग पैसे बनाते हैं, तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। अगर तुम इस विचार को दिल में उतार लोगे कि धन असली चीज नहीं है, तो तुम ज्यादा तेजी से ज्यादा अमीर बन सकते हो। ये क्या है? ये सवाल माइक और मैं अक्सर पूछते थे। अगर धन असली चीज नहीं है तो फिर ये है क्या? धन वही है जिसके बारे में हम एकमत हो जाएं। अमीर डैडी बस इतना ही कहते थे। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये लगभग तुरंत ही भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क बहुत गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार में पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। सूचना युग में पैसा बिजली की गति से बढ़ रहा है। केवल विचारों और अनुबंधों की बदौलत कुछ लोग शून्य से बेहद अमीर बन रहे हैं।
जो लोग जीविका के लिए शेयरों या निवेशों का कारोबार करते हैं वो इसे सारे समय होते देखते हैं। अक्सर शून्य से लाखों करोड़ों डॉलर तुरंत ही कमाए जा सकते हैं, और शून्य से मेरा मतलब है कि पैसे के लेन देन के बिना। ये अनुबंध से होता है। ट्रेडिंग पिट में हाथ के एक संकेत से लिस्बन में एक व्यापारी की स्क्रीन पर बत्ती जलती है। टोरंटो में व्यापारी की स्क्रीन पर सौदा उभरता है और वापस लिस्बन में बत्ती जल जाती है। मेरे ब्रोकर को खरीदने और एक पल बाद बेचने के लिए बस फोन भर करने की जरूरत होती है। इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ। तो अपनी वित्तीय प्रतिभा क्यों विकसित करें? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा क्यों विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसे बनाना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना वित्तीय IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं संसार के सबसे तेज और सबसे बड़े खेल में शामिल होना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के इस अभूतपूर्व विकास का हिस्सा बनना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान अपने शरीर से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से अपने दिमाग से काम करते हैं। इसके अलावा यहीं पर रोमांच है। यही है जो हो रहा है। ये फैशन में है, ये भयावह है और ये मजेदार भी है। इसीलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूं और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूं। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूं जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो पीछे छूट जाते हैं। मैं आपको पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा। सन 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स, एरिज़ोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशावादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $100 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलियनेयर बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बचाने का विचार काफी दमदार है। यह भी एक विकल्प है, वो विकल्प जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। अब समस्या यह है कि ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वो बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। नतीजा यह होता है कि संसार उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए यह बाजार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाजार और अपार्टमेंट हाउसेज में लगा हुआ था। मेरे पास नकद पैसे बहुत कम थे। चूंकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसीलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरे 10 लाख से ज्यादा डॉलर बाजार में काम कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। ये निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी $1 लाख थी, वो अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर $75,000 का मकान कई बार $20,000 या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र से $2,000 का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर $200 ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने एक विज्ञापन देकर $75,000 के मकान को सिर्फ $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं। फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई तो सभी संभावित खरीदारों को मकान देखने की अनुमति दे दी गई। ये जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई, और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया।
मैंने अपने मित्र के $2000 $200 ब्याज के साथ लौटा दिए। वो खुश था, मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने एक ऐसा मकान $60,000 में बेच दिया जो मुझे $20,000 में पड़ा था। खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में $40,000 मेरे संपत्ति वाले कॉलम में आ गए। इस सारे काम में कुल 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से ज्यादा साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न होते हैं। बिना टैक्स चुकाए पैसे का आविष्कार किया गया है। 10% ब्याज पर $4,000 प्रति वर्ष का कैश फ्लो आमदनी में जुड़ जाता है। मंदी के इस दौर में किम और मैंने अपने खाली समय में ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाजार में लगा था, तब हम खरीदो, बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों से $1,90,000 से ज्यादा की संपत्तियां 10% ब्याज वाले नोट्स बनाने में सफल रहे। इस तरह हमें लगभग $19,000 की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज्यादातर हमारे निजी कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित हैं। $19,000 की सालाना आमदनी का ज्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैस, यात्राओं, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर और दूसरी चीजों में खर्च होता है। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। यदि सरकार 50% टैक्स में ले लेती है, तो आपको कितनी आमदनी कमानी होगी? $40,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? यह इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जा सकता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। तो खुद से पूछें, $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्रॉमिसरी नोट 30 साल तक चलेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे मेरे 1,90,000 कभी ना लौटाएं। अगर वो मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक $19,000 सालाना का मतलब $5 लाख से ज्यादा आमदनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसे ना चुका पाए तो क्या होगा? ऐसा भी होता है और यह अच्छी खबर है। $60,000 का मकान वापस ले लिया जाता है और $70,000 में दोबारा बेच दिया जाता है। एक बार फिर $2,500 लोन प्रोसेसिंग फी के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। इस नए खरीदार को भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के $2,000 वापस लौटा दिए, इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह से बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं $2,000 अपनी जेब में रख लूंगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूंगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से हर महीने $100 की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल $150 से शुरू होती है, क्योंकि ये टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक कम ब्याज कमाएगी। यही नहीं, मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज्यादा समझदारी नहीं है। ये सुरक्षित तो हो सकता है, लेकिन चतुराई भरा नहीं है। कुछ साल बाद जब फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ, तो जिन मकानों को हमने $60,000 में बेचा था, उनका मूल्य बढ़कर $1,10,000 हो गया। नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे, लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। इसके अलावा हजारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदों की तलाश कर रहे थे। बाजार बदल गया था। ये आगे बढ़ने और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहां ऐसा नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है।
आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये टिप्पणियां जितनी बार सुनता हूं उतनी बार ये नहीं सुनता। क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? गणित सरल है, आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलस के ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। कानूनी सौदे और भुगतान की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मरम्मत या टॉयलेट ठीक कराने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि ये काम उस मकान के मालिक करते हैं। ये उनका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे विलंब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभाल लेती हैं। हो सकता है कि यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। ये सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो तो मेहनत करो और पैसा बचाओ की पुरानी सलाह पर ही अमल करते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग $1,90,000 आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। तो इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? कड़ी मेहनत करें, 50% टैक्स चुकाएं, जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार पिलर टैक्स लगता है। या अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें, अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। अगर आप पहले विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगा लें कि $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सर क्यों हिलाता हूं जब मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बढ़िया है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? मैं जानता हूं कि अभी बताई गई निवेश रणनीति काफी छोटी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता ये बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है। मैं ये पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये दोहराने लायक है। वित्तीय बुद्धि में ये 4 मुख्य तकनीकी योग्यताएं शामिल होती हैं। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। अगर आप कारोबार या निवेश खड़े करना चाहते हैं तो ये एक अति आवश्यक योग्यता है। दूसरा, निवेश। निवेश पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। तीसरा, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वो दिया जो वो चाहता था। यही बिल गेट्स ने भी किया। $75,000 का मकान $20,000 में खरीद कर उसे $60,000 में बेच दिया गया। ये भी बाजार द्वारा उत्पन्न अवसर को जकड़ने का परिणाम था। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। चौथा, कानून। कानून अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, राज्य और संघीय कानूनों का ज्ञान है। मैं नियमों के हिसाब से खेलने की सलाह देता हूं। यदि वो बुनियादी नींव या योग्यताओं का मिश्रण है जिसकी जरूरत दौलत की सफल तलाश के लिए होती है, चाहे ये छोटे मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट, बिल्डिंग, कंपनियां, शेयर, बॉन्ड, कीमती धातुएं, बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज हो। कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें अंदर आ रहा था। शेयर बाजार उछाल पर था और हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा। निवेश परिदृश्य बदल गया था। अब हम रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे थे, अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं और शायद जल्द ही बेचना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि छोटे मकान वाले उन 6 सौदों में से कुछ बिक जाएंगे और $40,000 के नोट नकदी में बदल जाएंगे।
मुझे अपने अकाउंटेंट को फोन करना होगा कि वो नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने के तरीके खोजे। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि निवेश आते जाते रहते हैं, शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है। संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले अवसर हमेशा आपको दे रहा है, आपके जीवन के हर दिन, मगर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो वहां मौजूद होते हैं। संसार जितना ज्यादा बदलता है और तकनीक जितनी ज्यादा बदलती है, उतने ही अधिक अवसर आएंगे जो आपको और आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने के झंझट में क्यों पड़े? एक बार फिर सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं सीखना और विकास करना क्यों जारी रखता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं जानता हूं कि बाजार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। मैं अपनी वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि बाजार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घुटने टेक कर अपनी नौकरियों की भीख मांगेंगे। इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थितियों को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियां थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे। यही वित्तीय बुद्धि है। मुझसे अक्सर उन बुरी परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों डॉलर्स में बदला है। मैं अपने निवेशों के ज्यादा उदाहरण देने में संकोच करता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि ये डींगे हाँकने या शेखी बघारने का काम लग सकता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं के संख्यात्मक व समयावधि वाले उदाहरण देता हूं। मैं उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आसान है, और आप वित्तीय बुद्धि के इन 4 स्तंभों से जितने ज्यादा परिचित होते हैं, ये उतना ही ज्यादा आसान होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और स्मॉल कैप शेयर। रियल एस्टेट में निवेश मेरी नींव है। मेरी जायदादें लगातार कैश फ्लो प्रदान करती हैं और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। मैं स्मॉल कैप शेयरों का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूं। मैं जो करता हूं, आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूं। उदाहरण बस यही है, मगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूं, तो मैं निवेश नहीं करता हूं। वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। उदाहरण देने के 5 कारण हैं। पहला, लोगों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर बुनियाद सुदृढ़ है तो पैसे का महल बनाना आसान है। तीसरा, ये दिखाने के लिए कि भारी दौलत कोई भी इकट्ठी कर सकता है। चौथा, ये दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लाखों तरीके हैं। पांचवां, ये दिखाने के लिए कि यह रॉकेट विज्ञान जितना जटिल मामला नहीं है। सन 1989 में मैं पोर्टलैंड, ऑरेगन में एक खूबसूरत इलाके में जॉगिंग करता था। ये एक उपनगर था, लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे। वो छोटे और प्यारे थे। मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहां जाने के लिए वहां फुटपाथ पर फुदकती दिखेगी। हर कहीं बिकाऊ है कि साइन बोर्ड नजर आते थे। इमारती लकड़ी का बाजार बहुत बुरे हाल में था। शेयर बाजार अभी अभी लुढ़का था और अर्थव्यवस्था मंद हो गई थी। एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का एक साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज्यादा पुराना था। यह पुराना दिख भी रहा था। एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक से टकराया जो परेशान हाल था। मैंने पूछा, आप अपने मकान का कितना मांग रहे हैं? मालिक मुड़ा और कमजोर मुस्कान देते हुए बोला, मुझे प्रस्ताव दें, ये 1 साल से ज्यादा समय से बिकाऊ है, कोई भी इसे देखने तक नहीं आता। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और मैंने आधे घंटे बाद उसकी मांगी कीमत से $20,000 कम में मकान खरीद लिया। ये 2 बेडरूम का एक सुंदर छोटा सा मकान था जिसमें सभी खिड़कियों पर प्यारी सजावट थी। ये हल्का नीला था जो भूरापन लिए था और ये 1930 में बना था। अंदर
पत्थर की एक सुंदर फायरप्लेस और 2 छोटे बेडरूम थे। किराए पर उठाने के लिए ये आदर्श मकान था। मकान दरअसल $65,000 का था, लेकिन मैंने उसका सौदा $45,000 में किया। मैंने मालिक को $5,000 का डाउन पेमेंट किया। मकान अच्छा था, समस्या सिर्फ इतनी थी कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। मालिक 1 सप्ताह में मकान खाली कर गया। वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश था और मेरा पहला किराएदार उसमें रहने आ गया, जो स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्गेज, खर्च और मैनेजमेंट फीस देने के बाद मेरी जेब में हर महीने लगभग $40 आ जाते थे। ये ज्यादा रोमांचक नहीं था। 1 साल बाद ऑरेगन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबरकर बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशक, जिनके पास चढ़ते रियल एस्टेट बाजार से मिले पैसों की गर्मी थी, उत्तर की ओर आ रहे थे और ऑरेगन तथा वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने वो छोटा मकान कैलिफोर्निया के एक युवा दंपत्ति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें ये बेहतरीन सौदा लगा। लगभग $40,000 का मेरा कैपिटल गेन 1,031 टैक्स रहित एक्सचेंज में रख दिया गया और मैं इस पैसे को लगाने के लिए किसी दूसरे मकान की खरीदारी में जुट गया। 1 महीने के भीतर मुझे बीवर्टन, ऑरेगन में इंटेल प्लांट के ठीक पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट हाउस मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस जगह की क्या कीमत है। यहां भी वो बस इसे बेचकर जैसे तैसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। $4,50,000 की इमारत के लिए मैंने $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वो $3,00,000 में तैयार हो गए। मैंने इसे खरीदा और 2 साल तक अपने पास रखा। उसी 1,031 एक्सचेंज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हमने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और इस पैसे से फीनिक्स, एरिजोना में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत खरीद ली। हम तब तक फीनिक्स जाकर रहने लगे थे और हमें वैसे भी बेचने की जरूरत थी। जो मंदी का हाल पहले ऑरेगन बाजार का था, वही इस वक्त फीनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट का भी था। फीनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें $2,25,000 का डाउन पेमेंट करना था। 30 यूनिट से आने वाला कैश फ्लो हर महीने $5,000 से थोड़ा अधिक था। एरिजोना का बाजार ऊपर बढ़ने लगा और कुछ साल बाद कोलोराडो के एक निवेशक ने उस जायदाद के बदले $12,00,000 देने का प्रस्ताव रखा। इस उदाहरण का सबक यह है कि किस तरह एक छोटी राशि बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। एक बार फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निवेश रणनीतियों, बाजार की समझ और कानूनों की समझ का मामला है। अगर लोग इन विषयों में माहिर नहीं हैं, तो स्पष्ट रूप से उन्हें सामान्य सलाह पर अमल करना चाहिए, जिसके अनुसार इंसान को सुरक्षित खेलना चाहिए। अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या ये होती है कि वो प्रायः कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे रहते हैं, यानी उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि मुनाफे की संभावना कम हो जाती है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदों को इसलिए नहीं छूते हैं ताकि अपनी और अपने ग्राहकों की रक्षा कर सकें। ये समझदारी भरी नीति भी है। असल गर्मागर्म सौदे नौसिखियों के सामने पेश नहीं किए जाते। प्रायः सबसे अच्छे सौदे उन्हीं लोगों के सामने परोसे जाते हैं जो इस खेल को समझते हैं, और उन्हीं की वजह से अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं। जिस व्यक्ति को प्रबुद्ध निवेशक नहीं समझा जाता, उसके सामने जोखिम भरे सौदे पेश करना तकनीकी दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर है ये भी कभी कभार होता है। निवेशक के रूप में मैं जितना ज्यादा प्रबुद्ध बनता हूं, मेरे सामने उतने ही ज्यादा अवसर आते हैं। जीवन भर अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाने का एक और फायदा यह है कि आपके सामने ज्यादा अवसर पेश किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी वित्तीय बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, ये परखना उतना ही आसान होता है कि सौदा अच्छा है या नहीं। ये आपकी बुद्धि ही है जो किसी बुरे सौदे को पहचान सकती है या किसी बुरे सौदे को अच्छा बना सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूं, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतने ही ज्यादा पैसे बनाता हूं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धिमत्ता दोनों ही बढ़ती जाती है। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं, अपने पेशे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके बढ़ने में समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यही मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बीज बो देता हूं। कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में कई मिलियन डॉलर की जायदाद है। यह हमारा खुद का REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन मिलियन डॉलर निवेशों में से ज्यादातर 5,000 या 10,000 डॉलर जितने छोटे निवेशों से शुरू हुए थे। ये सभी डाउन पेमेंट्स खुशकिस्मत थे जो उन्हें तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मिला और वो करमुक्त होकर आगे बढ़े। बाद के वर्षों में हमने उन्हें कई बार खरीदा बेचा। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक कॉरपोरेशन से सुरक्षित है, जिसे किम और मैं अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो खास तौर पर हम जैसे निवेशकों के साथ सौदे करते हैं, जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे होते हैं। हम ज्यादा जोखिम वाली खतरनाक निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने वाली हों। लाभ कितनी तेजी से हो सकता है, इसका एक उदाहरण देखें। मान लें कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले उसके 1 लाख शेयर 25 सेंट के भाव पर खरीद लिए जाएं। 6 महीने बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है और शेयर का भाव $2 हो जाता है। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो भाव बढ़ता रहता है और वो शेयर $20 या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ऐसे कई वर्ष रहे हैं जब हमारे निवेश किए हुए $25,000 1 साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए। ये जुआ नहीं है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। ये जुआ है अगर आप किसी सौदे में पैसा फेंक रहे हों और प्रार्थना कर रहे हों। किसी भी चीज में महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी तकनीकी योग्यता, बुद्धि और खेल के प्रेम का इस्तेमाल करके नुकसान की आशंका को कम करें, जोखिम को कम करें। बस एक बात ध्यान रखें, जोखिम हमेशा रहता है। ये तो वित्तीय बुद्धि है जो संभावनाओं को बेहतर बनाती है। इस तरह एक व्यक्ति के लिए जो जोखिम भरा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कम जोखिम भरा होता है। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता हूं कि वो शेयरों, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों के बजाय अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। आप जितने ज्यादा चतुर होते हैं, आपकी सफलता के अवसर भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जोखिम भरे थे, इसलिए उनकी सलाह देने का सवाल ही नहीं है। मैं इस खेल को सन 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसके लिए अपने हिस्से से ज्यादा का शिक्षण शुल्क चुकाया है। लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे निवेश ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, तो आप अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं ताकि $25,000 को 1 साल में $10 लाख में बदलने की योग्यता आपके लिए कम खतरनाक हो। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने जो भी लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस बात का उदाहरण देने के लिए ये बता रहा हूं कि ये सरल और संभव है। मैं जो करता हूं वो विराट योजना में छोटे आलुओं जैसा है, लेकिन आम आदमी के लिए हर साल $1 लाख की निष्क्रिय आमदनी अच्छी है और इसे पाना खास मुश्किल भी नहीं है। ये काम 5 से 10 साल के बीच किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसा है और आप कितने चतुर हैं। अगर आप अपने जीवन के खर्च कम रखते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं, या अगर आप चुनाव करें तो आप खाली रह सकते हैं और सरकारी टैक्स तंत्र का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं। रियल एस्टेट मेरे निवेश की नींव है। मैं रियल एस्टेट से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि ये स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मुझे ठोस नींव पसंद है। इससे मिलने वाला कैश फ्लो काफी स्थिर होता है
और अगर प्रबंधन सही हो तो इसका मूल्य बढ़ने का अच्छा अवसर होता है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के साथ अच्छी बात यह है कि इससे मुझे ज्यादा बड़े जोखिम लेने की अनुमति मिलती है, जैसा मैं खतरनाक शेयरों के साथ करता हूं। अगर मुझे शेयर बाजार में भारी मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाता हूं और बचे हुए पैसे को रियल एस्टेट में निवेश करता हूं, ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक बात और, मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका हूं और निवेश करना सिखा चुका हूं। हर शहर में मैं लोगों को कहते सुनता हूं कि आप रियल एस्टेट सस्ते में नहीं खरीद सकते। मेरा अनुभव इसका ठीक उल्टा है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी शहर की बाहरी सीमा पर आकर्षक मौके होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में रियल एस्टेट के भाव काफी ऊंचे हैं, लेकिन वहां अब भी कार से छोटी दूरी के भीतर अच्छे मौके मौजूद हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को कहते सुनता हूं आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उसे याद दिलाता हूं कि शायद उसे ये कहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यहां ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब तक बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते हैं, वो तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दौलतमंद नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अपने ठीक सामने मौजूद अवसरों को पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं कैसे शुरू करूं? इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं 10 कदम बताऊंगा जिन्हें उठाकर मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन याद रखें, इसमें आपको हमेशा मजा आना चाहिए। जब आप नियम सीख लेते हैं, निवेश की शब्दावली जान लेते हैं और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे कि ये खेल उतना ही मजेदार है जितना कि दूसरा कोई खेल होता है। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं, लेकिन हमेशा आनंद लें। ज्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वो हारने से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसीलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी होती हैं और गलतियां करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। बहरहाल, अगर आप इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी ना गिरें तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही साइकिल चलाना सीखने के बारे में सच है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, लेकिन आज मैं बिना सोचे समझे गाड़ी चला सकता हूं। यही अमीर बनने के बारे में भी सच है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर न होने का मुख्य कारण यह है कि वो हारने को लेकर दहशत में होते हैं। विजेता हारने से नहीं घबराते हैं, लेकिन पराजित घबराते हैं। असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वो सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसे